महमूद गजनी के बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी। कहा गया है कि गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ। पाटन गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय हुए। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ी जाती है गौरी एवं जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजय हुए। आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश। कहा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नोट में कहा गया है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल, एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश
तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कुहना के निकट करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। मंगोल के बारे में कहा गया है कि मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज़ खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। आगे हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। उसके बाद हम देखते हैं कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, जिसको हम कावा भी कहते हैं, एवं कुल्हा टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। आगे हम देखते हैं कि रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करके
बाद में रजिया पुनः गद्दी पर प्राप्त करने का प्रयास किया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद देखते हैं कि बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शममुद्दीन कैमूर्स बना था। उसके बाद हम देखेंगे खिलजी वंश।